अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लो। और पहला सवाल आपके सामने खनिज से संबंधित है। राज्य में मिलने वाला अधिकांश लोहा खनिज किस किस्म का है? राजस्थान में मिलने वाला जो अधिकांश लोहा है वो किस किस्म का है? लोहा, ठीक है, 5 प्रकार का लोहा है। उस लोहे में राजस्थान में किस प्रकार का लोहा मिलता है? हेमेटाइट का, मैग्नेटाइट का, सिडेराइट का या लिमोनाइट प्रकार का? इस प्रकार का राजस्थान में मिलता है, हेमेटाइट प्रकार का लोहा मिलता है। राजस्थान में सर्वाधिक लोहा कहाँ होता है? जयपुर के अंदर होता है। और जयपुर के एक बेहद खास खाना है मोरिचा बानालो, जो खाना है वो जयपुर के लोहे के लिए सबसे प्रसिद्ध खाना है। तो राजस्थान में हेमेटाइट प्रकार का लोहा अयस्क प्राप्त होता है। दूसरा, राज्य में मिलने वाला टंगस्टन का अयस्क है। राजस्थान में मिलने वाला टंगस्टन का अयस्क है स्कीलाइट, हर्बेराइट, वुल्फ्रेमाइट या ब्राइट। इस प्रकार का राजस्थान में टंगस्टन मिलता है। टंगस्टन आपको पता है डेगाना नागौर की खान है, ये पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है, सीधा सीधा देखिए। तो राजस्थान में वुल्फ्रेमाइड अयस्क से टंगस्टन प्राप्त होता है। देखो, जब खानों से खनन किया जाता है ना, सीधा नहीं पता जाता सीधा सोना मिल गया, टंगस्टन मिल गया, वो अयस्क के रूप में, यानी अयस्क का मतलब अशुद्ध या कुछ मिश्रण होता है। कुछ पत्थर हो गए साथ में, रेत हो गई कुछ साथ में, जैसे मान लो ये एक पत्थर मिल गया, ठीक है, एक प्रकार का पत्थर है, उसके साथ साथ बहुत सारी चीजें मिश्रित होती है अयस्क के रूप में, फिर उनको उद्योगों में लाया जाता है। विनिर्माण है, आपको पता है, विनिर्माण किया जाता है और फिर उसको शुद्ध किया जाता है, परिष्कृत किया जाता है संयंत्रों के माध्यम से। तो ये टंगस्टन वुल्फ्रेमाइड के रूप में मिलता है, फिर शुद्ध रूप से इसको अलग किया जाता है टंगस्टन को। भारत में चांदी के उत्पादन में अत्यधिक महत्वपूर्ण योगदान किसका है? पूरे भारत में चांदी के उत्पादन में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किस राज्य का है? बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उड़ीसा। किसका सबसे बेहतरीन योगदान है? तो याद रखना, राजस्थान का है। यूरेनियम धातु का महत्व किसके गुण के कारण है? यूरेनियम बहुत ही महंगी धातु है, जिससे परमाणु संयंत्रों में काम लिया जाता है, परमाणु बिजली बनती है, परमाणु बमों में प्रयोग किया जाता है। ये एक मजबूत धातु है, ये एक कठोर धातु है, ये परमाणु ऊर्जा प्राप्त करने के लिए उपयुक्त धातु है, ये एक मूल्यवान धातु है। क्या एकदम क्लियर रूप से इसका सही जवाब हो सकता है? तो अभी मैंने हिंट भी दे दिया आपको, यूरेनियम यह परमाणु ऊर्जा प्राप्त करने के लिए उपयुक्त धातु है। तो याद रखना इंपॉर्टेंट है, यूरेनियम धातु पर हमारी राउत भाटा चित्तौड़गढ़ में परमाणु संयंत्र, विद्युत परमाणु संयंत्र लगा हुआ है। यूरेनियम या तो हम कजाकिस्तान से निर्यात करते हैं या फिर हम कनाडा से निर्यात करते हैं। टंगस्टन धातु का महत्व इसके किस गुण के कारण है? अभी मैंने बता दिया, वुल्फ्रेमाइड अयस्क और डेगाना नागौर में निकलता है। एक मजबूत और कठोर धातु है, ये एक दुर्लभ धातु है, ये आर्थिक समृद्धि की सूचक है, यह सर्वसुलभ धातु है। क्या सही जवाब हो जाएगा? टंगस्टन के बारे में एक खास महत्व रखता है राजस्थान के संदर्भ में, तो इसका याद रखना, ये एक मजबूत और कठोर धातु है। बीकानेर क्ले के नाम से जानी जाती है। बीकानेर क्ले एक खनिज है, फायर क्ले, कोल क्ले, चाइना क्ले या व्हाइट क्ले। कौन सी बीकानेर क्ले के नाम से जानी जाती है? चारों में से, फायर क्ले, कोल क्ले, चाइना क्ले या व्हाइट क्ले। ये एक प्रकार की पत्थर के रूप में निकलता है खनिज। तो ध्यान रखना, आपसे पूछे बोल क्ले खनिज कहाँ पाया जाता है, तो बीकानेर में पाया जाता है। राज्य में मिलने वाला लिग्नाइट कोयला संबंधित है। तो खनिज से क्वेश्चन आगे तो 7-8 क्वेश्चन एक साथ आगे, ताकि आप बोरिंग न हो और बढ़िया तरीके से आपको देखते हो। तो राज्य में मिलने वाला लिग्नाइट कोयला संबंधित है, किससे संबंधित है? नवजीव महाकल्प से, आद महाकाल से, मध्यजीवी महाकल्प से या पुराजीवी महाकल्प से। कई बार एग्जामिनर इस प्रकार का क्वेश्चन भी पेपर में डाल देता है, जो मुश्किल भरा होता है, और या तो हम जिसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है उसमें तुक्का लगाते हैं या फिर छोड़ देते हैं। तो नवजीवी महाकल्प, बहुत सारे काल हुए उसमें, अलग अलग काल है, इतने काल है इतिहास में, पढ़ते पढ़ते थक जाते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन वैसे छोड़ने वाले होते हैं। लिग्नाइट कोयले की बता देता हूँ, राजस्थान में लिग्नाइट प्रकार का कोयला होता है, भारत में बिटुमिन प्रकार का कोयला हमारे मिलता है। राजस्थान में पलाना बीकानेर का जो क्षेत्र है वो सर्वाधिक लिग्नाइट, शुद्ध रूप से लिग्नाइट कोयला उत्पादित करता है। पंचायत समिति का सदस्य, देखो पटवार 2019 में क्वेश्चन आया था। पटवार जो पंचायत समिति होती है ब्लॉक स्तर पर मनोनीत होते हैं, प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं, राज्य सरकार द्वारा नियुक्त होते हैं। इसका जवाब देना है। जो पंचायत समिति के सदस्य, पंचायत समिति बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर त्रिस्तरीय बनी थी। तो क्या होते हैं?
प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, जनता चुनती है, ध्यान रखना। पंचायत समिति के जिनको हम आम भाषा में डायरेक्टर कहते हैं, डायरेक्टर को चुनते हैं और फिर डायरेक्टर से क्या बनता है, प्रधान बनता है। और अब की बार आपको पता है कांग्रेस सरकार में प्रधान जरूरी नहीं कि वो डायरेक्टर हो, सीधा भी चुना जा सकता है, तो याद रखना। भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक थे, भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक थे लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड रिटन, लॉर्ड मेयो। बहुत बार आपने नाम सुना होगा। ये एसआई 2007 का पेपर हुआ था, उसमें क्वेश्चन आया था लॉर्ड रिपन कौन थे, लॉर्ड रिपन भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक थे। नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा कब प्रदान किया गया, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 74वें संविधान संशोधन की बात करते हैं और अनुसूची नंबर 12 बात करते हैं। तो नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा किस अनुच्छेद के तहत दिया, तो सीधा सीधा पॉइंट ऑफ से आप बता सकते हो अनुच्छेद 243 के तहत दिया गया और भाग नंबर 9 में इसका उल्लेख है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जिला योजना समिति का गठन किया गया, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जिला योजना समिति का गठन किया गया है। पीओ 2008 के पेपर में एक क्वेश्चन पूछा गया था, अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 243, 2D, 352 या फिर 226। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जिला योजना समिति का गठन संविधान के अनुच्छेद 243 2D। ठीक है, आगे भाग होते हैं ना अलग अलग, उस हिसाब से 2D। नगर पालिकाओं के नगर पालिका आयुक्त को कौन नियुक्त करता है, नगर पालिका के जो न, नगर पालिका आयुक्त होता है उनको कौन नियुक्त करता है, महापौर, राज्य सरकार, निगम के सदस्य या फिर राज्यपाल। देखो कुछ एक क्वेश्चन है, नगर पालिका, पंचायत समिति, इनमें जो क्वेश्चन होते हैं वो कंफ्यूज करने वाले होते हैं, कितना भी पढ़ लो फिर हम भूल जाते हैं क्योंकि पूरा हमें ज्ञान हो पाता नहीं है, हम ढंग से पढ़ते नहीं है, तो हमारे दिमाग में रहता नहीं है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, राज्य सरकार। नगर पालिका के नगर पालिका आयुक्त को कौन नियुक्त करता है, राज्य सरकार है नियुक्त करती है। अगला, वार्ड जो कमेटी होती है उसका गठन होगा अनुच्छेद 51 के अंतर्गत, अनुच्छेद 358 के अंतर्गत, अनुच्छेद 22 के अंतर्गत, अनुच्छेद 243 ए एस के अंतर्गत। वार्ड कमेटी होती है उसका गठन किस अनुच्छेद के तहत किया गया, 243। देखो 73वां और 74वां संविधान संशोधन है ना, दोनों ही किसके तहत काम करती है, तो वो सारे तहत काम करती है 243 अनुच्छेद बना हुआ इसके लिए। कै से लेकर और लास्ट ओ यानी ए से लेकर ओ तक, 1 से 15 तक के अनुच्छेद उसके अंदर बने हुए, अण तक बने हुए, उसमें सारे अलग अलग उपभाग है, जैसे जैसे संशोधन होता गया उसमें नई बातें जुड़ती गई। पंचायती राज विचारधारा का आधार है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, लोकतांत्रिक केंद्रीकरण, प्रति व्यक्ति आय या इनमें से कोई नहीं। पंचायती राज विचारधारा का आधार है, तो ध्यान रखना लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, यानी नीचे के स्तर को भी राजनीति से जोड़ना, जैसे सरपंच वार्ड पंच होते हैं ना, उनको जोड़ना, ये लोकतांत्रिक बना हुआ है। उसके तहत राज्य निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग, उनका गठन किया जाता है ताकि सत्ता उनके हाथों में सौंप दी जाए, उसको कहते हैं लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। पंचायत समिति का मुख्य निष्पादन अधिकारी कौन होता है, जो पंचायत समिति होती है मध्य स्तर की, उसमें मुख्य निष्पादन अधिकारी कौन होता है, गृह मंत्री होता है, निर्वाचन अधिकारी होता है, राज्यपाल होता है या विकास अधिकारी होता है। जैसे पंचायत, ग्राम पंचायत का ग्राम सेवक होता है ना, जो ग्राम सेवक या सेक्रेटरी होता है, जैसे उसी प्रकार पंचायत समिति का जो मुख्य निष्पादन कह सकते हैं प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है, विकास अधिकारी होता है, जिसको हम कहते हैं बीडीओ। क्या कहते हैं, बीडीओ कहते हैं। और सरपंच जो त्याग पत्र देता है, सरपंच, वार्ड पंच, उप सरपंच, वो इस विकास अधिकारी को ही देते हैं, ध्यान रखना इस बात को। अगला, राज्य वृक्ष खेजड़ी किस जाति का पूज्य वृक्ष है, चारण जाति का, तोमर या परमारों का, चौहानों का या जाटों का। राज्य वृक्ष जो खेजड़ी है उसको कौन सी जाति पूजती है, किस जाति का पूज्य वृक्ष है, तो ध्यान रखना तोमर या परमार जाति है ना, परमार चौहान, तोमर या ये परमार रंग से चौहान नहीं है, तोमर या परमार है, वो इस जाति के पूज्य वृक्ष है। राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे किस वृक्ष का रोपण किया गया है, राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे किस वृक्ष का रोपण किया गया है, शीशम का, इजरायली बबुल का, खेजड़ी, नीम, पश्चिमी नीम का, किसका, इसे कमेंट में जवाब दीजिए, साथ साथ में आपको पता लग जाएगा। तो उत्तर हो जाएगा इसका इजरायली बबुल का। किसका, राष्ट्रीय राजमार्गों के सारे पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए इजरायली बबुल का रोपण किया गया है, याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला, राजस्थान में पाई जाने वाली घास की किस्में है, पश्चिमी राजस्थान में पाई जाने वाली घास की किस्में है, सेवण, बुई, दामन, कुरी, टांटिया, खुस, ग्रामणा, मूर, भुरट, धुमपरा, सेरण, बुरडा, उपयुक्त सभी। राजस्थान में पाई जाने वाली, पश्चिमी राजस्थान में पाई जाने वाली प्रमुख
घास की किस्में। जल्दी से कमेंट कीजिए कौन कौन से विद्यार्थी इस क्वेश्चन का सही जवाब देते हैं। कुछ घास इसमें आपने नाम सुनी होगी, तो इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। देखो आपने सेवण घास का नाम सुना है, बुई सुनी है, बुई। धामण सुना है, करड़ धामण। अच्छा, इसमें आपने कोई नाम नहीं सुना, बहुत ही शायद मूर सुना होगा। इसमें भ्रूट, भ्रट जिसको कहते हैं ना, भ्रूट, भूट हुआ है भ्रूट। तो रेतीले क्षेत्र में जाते हैं कई बार, पैरों में बहुत सारे चिपक जाते हैं, कांटे से चिपक जाते हैं, वो भ्रूट होते हैं। ठीक है, ये भी अलग अलग क्षेत्रों में लूमपरा, सेरण, ठीक है, बुर्डा नाम होते हैं। और ये देखिए टांटिया, टांटिया घास भी होती है वैसे। एक टांटिया, अब पता ही है आपको, टांटिया कहा जाता है मधुमक्खी की तरह। टांटिया, टांटियो खा जाए नहीं, वो टांटियो घास भी हुआ, ध्यान रखियो। खुश, टांटियो खा जाए तो खुश हो जाए, खुश हो गए, टांटियो खा जाए तो बड़ा खुश हो नहीं। ग्रामणा, मूर, सेवण, बुई, दामन, कुरी, भूरट, लुम्परा, सेरड़, कुरड़ा, ये सारी घास है, ध्यान रखना पेपर में आ जाए कहीं भूरट, क्योंकि एक आधा हिंट वाला आपको पक्का ये ऑप्शन मिल ही जाएगा। राजस्थान में खेजड़ी वृक्ष के लिए प्रयोग की जाने वाली स्थानीय नाम, यानी खेजड़ी जो वृक्ष है, हमारा राज्य वृक्ष है, उसका स्थानीय नाम क्या प्रयोग करते हैं? सेवणी, सेवण, सराड़ो, शिमलो। राजस्थानी भाषा में खेजड़ी वृक्ष को किस नाम से जाना जाता है? तो ये आपको पता है, शिमलो नाम से जाना जाता है। राजस्थान में किन वनों का अभाव है? राजस्थान में सदाबहार वन, शीतोष्ण वन, शंकुधारी वन, या इनमें से कोई नहीं। कौन से वन है जो राजस्थान में नहीं पाए जाते? राजस्थान में देखते हैं कितने विद्यार्थी इसका सही जवाब देते हैं। तो ध्यान रखना, शंकुधारी वन नहीं पाए जाते। ये शंकुधारी वन पर्वतीय क्षेत्रों में जहां बर्फ गिरती है ना, अब वृक्ष तो वो ऐसे होते हैं, लेकिन बर्फ गिरने के कारण वो, इनका आकार ऐसे शंकु जैसा हो जाता है, ऐसे हो जाता है, ऐसे ऐसा हो जाता है ऐसे। तो हमारे राजस्थान में बर्फ गिरती नहीं है, तो ऐसा होता नहीं है। ठीक है, तो शीतोष्ण तो होते हैं, सदाबहार उष्ण कटिबंधीय सदाबहार भी वन कुछ क्षेत्रों में, तो शंकुधारी वन नहीं है, सीधी सी बात है। सफेद मूसली जिसका लैटिन नाम है वो क्लोरोफाइटम इंडिकम है, का प्रयोग शाक के रूप में किया जाता है। इसका उपयोग, उपयोगी भाग कंद है, इसका मुख्य उपयोग होता है। सफेद मूसली नाम सुना होगा, आप बाजार में जाते हो ना, आयुर्वेदिक पतंजलि का, डाबर का सफेद मूसली, कौंज पाक, अश्वगंधार, ये नाम सुने होंगे आपने। उसमें सफेद मूसली होता है, जिसका लैटिन नाम है क्लोरोफाइटम इंडिकम। ये किस किस में उपयोग आता है? पौरुषवर्धक के रूप में, नेत्र रोग के निदान में, रक्तचाप के निदान में, हृदय रोग के निदान में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, और मैं बता देता हूं, पौष पौरुषवर्धक यानी पुरुष की मर्दानी ताकत को उजागर करने के लिए सफेद मूली, अश्वगंधा और पौंच पाक तीनों मिलाकर खाने से, सर्दियों में दूध के साथ खाने से पुरुष में ताकत आती है, शारीरिक वृद्धि होती है, जो नपुंसकता होती है थोड़ी बहुत वो भी दूर हो जाती है। बहुत सारे रोग होते हैं पुरुष के अंदर, वो सारे दूर होते हैं सफेद मूसली। और ये महिलाओं के अंदर भी काम आते हैं, सफेद मूसली और दो तीन और होते हैं, उनको मिलाकर खाने से जो महिलाओं संबंधी रोग होते हैं वो सारे दूर हो जाते हैं। धार्मिक स्थलों से जुड़ा पारंपरिक आखेट व वन कटाई निषेध क्षेत्र कहलाता है। धार्मिक स्थल से जुड़ा का मतलब, जहाँ धार्मिक स्थल होते हैं वहां तो न तो शिकार किया जाता है आखेट, और न ही वनों की कटाई की जाती है। उसे क्या कहते हैं? ओरण, तोरण, वालरा, झूमर, क्या कहते हैं? तो ध्यान रखना, ओरण कहते हैं। और अपने ये पांचोटा गांव की पहाड़ी पे जालोर में तल्लीनाथ जी का मंदिर है ना, उस क्षेत्र को क्या कहते हैं? ओरण कहते हैं। नाम सुना होगा आपने, ओरण, जहां पे न तो वृक्ष काटे जाते हैं, न ही शिकार किया जाता है। शिकार पर तो वैसे ही प्रतिबंध है। भारत सरकार द्वारा स्थापित वन रोपण केंद्र को किस वर्ष केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान का नाम दिया गया? अब देखो, इस प्रकार के क्वेश्चन थोड़े डीपली लेके आऊंगा, क्योंकि सरल सरल क्वेश्चन मैं बहुत करवा चुका हूं। अब लगातार स्तर बढ़ता ही जाएगा, कुछ सरल होंगे, कुछ कठिन होंगे। भारत सरकार द्वारा स्थापित वन रोपण केंद्र को किस वर्ष केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान नाम दिया गया? तो इसको याद रखना, कब नाम दिया गया? 1959 के अंदर नाम दिया गया। कौन सा अभिलेख है जो महाराणा कुंभा के लेखन पर प्रकाश डालता है? कौन सा अभिलेख महाराणा कुंभा के लेखन पर प्रकाश डालता है? तो कुंभलगढ़, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, जगन्नाथ राय शिलालेख, या राज प्रशस्ति। ध्यान रखना, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, ये जो विजय स्तंभ बना हुआ है उसकी 9वीं मंजिल पर कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति लिखी हुई है, जिसके रचयिता महेश भट्ट है। वह प्रशस्ति जिसमें महाराणा कुंभा को दानगुरु, शैलगुरु, राजगुरु आदि उपाधियों से संबोधित किया गया है। अब नाम तो सुना है ना कुंभा को, हाल गुरु, दान गुरु, शैल गुरु, छाप गुरु, गज गुरु, अश्व गुरु, नरपति, बहुत सारी उपाधियां हैं। अब वो किस प्रशस्ति में अंकित की गई है? किस प्रशस्ति में लिखा हुआ है कि कुंभा को दान गुरु, हिंदू सुल्तान, ठीक है, अभिनव भट्टाचार्य कहा जाता है? तो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में। ध्यान रखना, विजय स्तंभ का इसने निर्माण करवाया था, 9वीं मंजिल पर ये प्रशस्ति है। और एक कीर्ति स्तंभ अलग है,
जो 7 मंजिला है वो अलग है, जैन धर्म आदिनाथ को समर्पित है। लेकिन ये कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति है। प्रशस्ति का मतलब होता है राजा की प्रशंसा में लिखी गई। नोहे सभ्यता स्थल किस जिले में स्थित है? नोहे सभ्यता स्थल किस जिले में स्थित है? तो नोहे भरतपुर में स्थित है। कहाँ पे? रूपा रेल नदी के किनारे भरतपुर में। भरतपुर जिले के किस स्थान को गुप्तकालीन मूर्तियां मिली है? भरतपुर जिले के किस स्थान से गुप्तकालीन, जो गुप्त वंश आया था उसके समय की मूर्तियां मिली है? नगर टोंक से, ईग भरतपुर से, रूपावास भरतपुर से या कामा भरतपुर से? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गुप्तकालीन मूर्तियां मिली है रूपावास तहसील भरतपुर से, जहां खानवा स्थित है। सोंथी कहाँ स्थित है? सोंथी सभ्यता है जिसको कालीबंगा प्रथम के नाम से जाना जाता है, वो बीकानेर में है या जैसलमेर में है या अजमेर में या भरतपुर में? जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो सोंथी जो सभ्यता है वो बीकानेर के अंदर स्थित है। ढाढा कहाँ स्थित है? अब देखो लगातार प्राचीन सभ्यता से क्वेश्चन आ रहे हैं। ढाढा कहाँ स्थित है? बीकानेर, अजमेर, उदयपुर, भरतपुर में। ये ढाढा सभ्यता भी कहाँ पे है? बीकानेर में। नाम पहली बार सुना होगा आपने, ढाढा। बस याद रखना, पेपर में आएगा तो इतना ही आएगा, कोई कंफ्यूज करने वाला बीकानेर, क्योंकि इनकी कोई खासियत नहीं है। बीकानेर, चूरू, श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ अंचल को महाभारत काल में किस नाम से जाना जाता था? बीकानेर, चूरू, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, आज ये एक संभाग है चारों का। अंचल को महाभारत काल में किस नाम से जाना जाता था? तो नाम सुना होगा आपने, जांगल प्रदेश, जिसकी राजधानी अक्षेत्रपुर थी, जिसे वर्तमान में नागौर के नाम से जाना जाता है। कालीबंगा व सैंधव सभ्यता की नगर निर्माण कला में जो समानता दिखाई देती है वह है? सैंधव सभ्यता मतलब सिंधु घाटी सभ्यता, और कालीबंगा में, दोनों में नगर निर्माण कला में दोनों में समानता क्या दिखाई देती है? इसलिए तो कालीबंगा किसका भाग है? सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कहते हैं ना। भवनों का निर्माण पत्थर से किया गया था। भवन निर्माण वास्तुकला एक जैसी है। भवनों की कतारों के मध्य में सड़कें व गलियां हैं। सड़कों के किनारों पर नालियां बनी हुई है। दोनों में समानता क्या है? ये बताना है आपको कि दोनों में समानता क्या है। तो ध्यान रखना, भवनों की कतारों के मध्य में सड़कें और गलियां हैं। कहते हैं ना सड़कें समकोण पर काटी हुई है, सेम वो स्थिति है। बनी ठनी किस चित्र शैली से संबंधित है? बनी ठनी आई, बनी ठनी किस चित्र शैली से संबंधित है? बहुत ही चर्चित और एग्जामिनर का सबसे पसंद का क्वेश्चन है, सबको पता है, फिर भी पेपर में आता है। किशनगढ़ शैली, जिस बनी ठनी, ये राजा किशनगढ़ के राजा सावंत सिंह की पासवान थी बनी ठनी, जिसको वो राधा के रूप में मानता था, खुद कृष्ण के रूप में नागरीदास के नाम से चर्चित था। और इस बनी ठनी का जो चित्र बनाया था वो मोर ध्वज निहाल चंद्र ने बनाया था, जिसको एरिक डिक्सन ने राजस्थान की क्या कहा है? मोनालिसा, भारत की मोनालिसा कहा है। निहाल चंद किस चित्र शैली के कलाकार थे? अब मैंने बता ही दिया और आपके क्वेश्चन भी आ गया। निहाल चंद किस शैली के चित्रकार थे? तो किशनगढ़ चित्र शैली के चित्रकार थे। कौन सा चित्र? बनी ठनी से बहुत चर्चा में आ गए। उस्ताद कहलाने वाले चित्रकारों ने भित्ति चित्र किस नगर में बनाए? ये 2008 के पेपर में भी आया था, लगातार आ रहा है। उस्ताद यानी राजस्थान की किस चित्र शैली के कलाकारों को उस्ताद कहते थे? और खास बात, अपने चित्रों में वो तिथि भी अंकित करते थे, और भित्ति चित्र भी किस नगर में बनाए उन्होंने? तो बीकानेर में भित्ति चित्रों के लिए खास थे। और ऊंट की खाल पर भी वो खास करके चित्र बनाने का काम करते थे, उन्हें उस्ताद कहते थे। कलीला दमना क्या है? कलीला दमना क्या है? मेवाड़ शैली की कहानी के दो पात्रों के नाम है, दो प्रसिद्ध शायरों के नाम है, अजमेर दरगाह की देगों के नाम है, या इंदिरा गांधी नहर की दो शाखाओं के नाम है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मेवाड़ शैली की कहानी के दो पात्रों के नाम है कलीला और दमना। महाराजा जसवंत सिंह व महाराजा मान सिंह ने किस शैली को पोषित किया था? महाराजा जसवंत सिंह और दोनों ही मारवाड़ के शासक हैं। जयपुर शैली नाम से पता लग गया, महाराजा जसवंत सिंह और महाराजा मान सिंह, ये दोनों ही राठौड़ वंश से जोधपुर शैली से संबंध रखते हैं। तो शासक का नाम पूछकर सीधी शैली पूछी जा सकती है, नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इस शैली में वल्लभीय अद्वैतवाद की चरम अभिव्यक्ति थी। इस शैली में वल्लभ संप्रदाय यानी जिसको अद्वैतवाद संप्रदाय कहते हैं, चरम अभिव्यक्ति थी, सबसे ज्यादा यानी इनका प्रभाव रहा था। यानी कोई भी चित्र बनता था तो वल्लभ संप्रदाय से संबंधित चित्र बनता था। उदयपुर, किशनगढ़, देवगढ़ या चावल? सर सही हो जाएगा किशनगढ़, अजमेर, क्योंकि वल्लभ संप्रदाय कृष्ण भगवान, विष्णु भगवान, और ये किशनगढ़ के राजा सावंत सिंह अपने आप को कृष्ण मानते थे। राजस्थान की कौन सी चित्रकला शैली सबसे प्राचीन है? राजस्थान की कौन सी चित्रकला शैली सबसे प्राचीन है? बुंदी शैली, मेवाड़ शैली, ढूंढाड़ शैली या मारवाड़ शैली? जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। और बहुत बार आपने सुना ही है, राजस्थान की सबसे प्राचीन शैली मेवाड़ शैली है। कौन सी? मेवाड़ शैली। बीकानेर चित्र शैली को सर्वाधिक सानिध्य किसने प्रदान किया? यानी बीकानेर चित्र शैली का स्वर्ण काल किसके शासन काल को कहती है?
पेपर में ऐसे भी आ सकता है। अब क्वेश्चन उसने दे दिया, बीकानेर चित्रशैली को सर्वाधिक सानिध्य किसने प्रदान किया? करण सिंह ने, राय सिंह ने, अनूप सिंह ने या राव जेठ सिंह? तो जाहिर सी बात है, अनूप सिंह के काल में बीकानेर चित्रशैली का सर्वाधिक विकास काल हुआ, ये उस्ता कला वगैरह सारी है ये अनूप सिंह के काल में बसी थी। ऊंट की खाल पर चित्रांकन किस चित्रशैली की विशेषता है? देखो बैक टू बैक उससे संबंधित क्वेश्चन आ रहे हैं। ऊंट की खाल पर चित्रांकन किस चित्रशैली का है? तो बीकानेर शैली का है। कृष्णादि औषधि के काढ़े को क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट आ गया। अब क्या उत्तर दे सकते हो इनके? कृष्णादि औषधि का काढ़ा बनाया जाता है उसको क्या कहते हैं? इंद्र, काली, इल्ली या इक्सली? क्या उत्तर हो जाएगा? जल्दी से कमेंट करके मुझे बताइए। तो कृष्णादि औषधि के काढ़े को क्या कहा जाता है? ध्यान रखना, उकाली कहा जाता है। उकाली यानी उकाड़ कर काढ़ा बनाया जाता है, उकाली। अगला देखिए, इड्र कहलाता है। इड्र गन्ने को कहते हैं, झूले को कहते हैं, या ऊंट की छाती पर बना गद्दी का आकार का चिन्ह, या जिसको सब्जी काटना कहते हैं, किसको इड्र कहा जाता है? अब ये शब्दावली है, राजस्थानी शब्दावली, कोशिश करेंगे इनको पढ़ना जरूरी है क्योंकि रीट वगैरह एग्जाम में ये शब्दावली पूछी जाती है। तो इसका सही जवाब है, ऊंट की छाती पर बना गद्दी का आकार का एक चिन्ह होता है। ऊंट देखा होगा आपने, किस किस ने ऊंट देखा है मुझे पहले तो कमेंट करके बताना। बहुत सारे विद्यार्थी शायद ऊंट के अब तक दर्शन नहीं कर पाते क्योंकि हर एक गांव में एक आधा ऊंट बचा है, बहुत कम। पिछली जो रिपोर्ट हमने देखी थी 20वीं राष्ट्रीय पशु गणना, उसमें राजस्थान में यानी 35% के आसपास ऊंट घट गए, तो लगभग घट चुके हैं। कोई हर गांव में एक आधा दुगला बहुत ही कम है। पश्चिमी राजस्थान को जो जैसलमेर या बाड़मेर में कुछ जो रह रहे हैं उनको तो पता है। तो ऊंट की छाती पर बना गद्दी का आकार का एक चिन्ह होता है, उसको इडर कहते हैं। पशुओं द्वारा चराने के पश्चात छोड़ा हुआ चारे का अवशिष्ट भाग क्या कहलाता है? पशुओं द्वारा चराने के पश्चात, पशुओं को ना खुले में चरागाह में चराया जाता है, उसके बाद छोड़ा गया चारे का जो अवशिष्ट भाग कहलाता है उसको क्या कहते हैं? अगालो, उर्सो, अड़वो, अलांग। ये शब्दावली प्योर राजस्थानी है। देखो, अपने कोई बागड़ी बोलता है, कोई मारवाड़ी बोलता है, कोई मेवाड़ी बोलता है, कोई अड़ोती, कोई शेखावटी, कोई मेवाती, लेकिन प्योर राजस्थानी है ना, वो तो हमें आती नहीं है। ये शब्द है उसकी प्योर के। तो ठीक है, तो इसका सही जवाब है अगालो। क्या कहते हैं? अगालो। अजूबा, उजूबा से अर्थ है। उजूबा ओढ़ने का वस्त्र है, बैंगनी रंग का एक पत्थर विशेष है, अन्न खिलाने का प्रथम संस्कार है, या एक लोकगीत है? बैंगनी रंग का एक पत्थर विशेष होता है उसको उजवा कहते हैं। उजलड़ों संबंधित है। उजलड़ों हाथियों का बंद स्थल को कहते हैं, एक देसी खेल है, विदाई है, या विदाई करते हैं तब कहते हैं, या पति को छोड़कर अन्य कहीं चला जाना उसको कहते हैं। उजलड़ों क्या होता है? अब नए सामने, पति को छोड़कर अन्य किसी के पास चले जाना उजलड़ों होता है। ठीक है, पति को छोड़कर कोई दूसरी शादी कर लेना पत्नी द्वारा, या महिला द्वारा पति को छोड़कर किसी दूसरे के पास चला जाना या छोड़ देना, वो होता है उजलड़ों।